नमस्कार बच्चों। क्या हाल है भाई? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? चलिए रजिस्टर डॉट पेन अपने अपने निकालें और अपने अपने दांतों को बनाएं। दांतों की संरचना बनाइए। आपके दांत हैं भाई, किसी और के नहीं हैं। संभाल के रखना इन दांतों को, बहुत काम आते हैं। तो जैसा कि बक्कल कैविटी का ये थर्ड पार्ट है। पहला पार्ट मैंने आपको बताया था पैलिट, सेकंड पार्ट बताया था टंग, और ये थर्ड पार्ट है टीथ, टूथ। ये पार्ट आपको पढ़ना है आज। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? पहले तो टीथ की दो चार सामान्य नॉलेज, सामान्य जानकारी पढ़नी है। फिर इसके प्रकार पढ़ने हैं। फिर इनकी संख्या पढ़नी है विभिन्न जंतुओं में, जो मेडिकल एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होते हैं, वो पढ़ना है। और फिर इसके बाद आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ उसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है। ठीक है। तो सबसे पहले आप और हम लोग देखते हैं कि टीथ और टूथ में क्या अंतर होता है। टीथ इज ए प्लूरल वर्ड एंड टूथ इज ए सिंगुलर वर्ड। मतलब टूथ एक बहुवचन वर्ड ना होते सिंगुलर वर्ड है, यानी एक वचन वर्ड है, यानी इसको दांत कहा जाता है। और जैसे ही टीथ शब्द आ जाता है तो दांतों दांतों में परिवर्तित हो जाता है, तो ये बहुवचन शब्द होता है। तो जो टीथ है, टीथ शब्द की उत्पत्ति एक ऑडेंटो शब्द था। ऑडेंटो या डेंटाइस, इस डेंटाइस से टीथ शब्द की उत्पत्ति हुई थी। टीथ की स्टडी करने वाली ब्रांच को स्टडी ब्रांच क्या कहलाती है? इसकी ओडेंटोलॉजी, ये ब्रांच कहलाई। और डॉक्टर साहब जो होते हैं टीथ के, उनको क्या कहा जाता है? डेंटिस्ट। क्या कहा जाता है? डेंटिस्ट कहा जाता है। दांत की जो उत्पत्ति होती है बेटा, क्या दांत की जो उत्पत्ति होती है, वो जो एम्ब्रियो लेवल पे 3 लेयर मैंने बताई थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और मेसोडर्म से मुख्य रूप से दांत की उत्पत्ति होती है। एक्टोडर्म से जो इनेमल पार्ट ये दिखाई दे रहा है, वो एक्टोडर्मल पार्ट होता है। और दांत का जो शेष भाग होता है वह मेसोडर्मल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? मेसोडर्मल पार्ट होता है। तो देखिए 2-4 क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ चुके हैं कि डॉक्टर को क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। अध्ययन की ब्रांच को क्या कहा जाता है? ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। और दांत की उत्पत्ति किससे हुई है? मेसोडर्म और एक्टोडर्म स्तर से हुई है। और दांत किस शब्द से बना है? ओडेंटो और डेंटाई शब्द से बना हुआ है। तो ठीक है। तो ये तो क्या होता है? दांत की सामान्य जानकारी। फिर आता है, देखिए दांत के प्रकार क्या पढ़ते हैं आप और हम लोग? टाइप ऑफ टीथ। तो यहां मैं केवल टीथ तो चल ही रहा है, टाइप्स केवल लिखे देता हूं, उससे काम आप लोगों का। टाइप्स देखिए, तो प्रकार, तो टीथ के कौन कौन से प्रकार होते हैं, दांतों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखिए सबसे पहला हेटेरोडोंट टीथ। नाम से स्पष्ट हो रहा है, हेटेरो का नाम तो कई बार पढ़ चुके हैं, विषम, और डोंट मतलब दंती, यानी विषम दंती टीथ। तो विषम दंती टीथ का मतलब इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टीथ। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं आकार आकृति में। इस वजह से इनको क्या कह दिया गया? विषम दंती टीथ। ये दांत स्तनधारियों की विशेषता, यानी आप और हम लोगों में मुख्य रूप से ये दांत पाए जाते हैं। तो एक एक दांत इसमें देखते हैं। इंसाइजर दांत कौन से होते हैं? जो आपको हंसने के दौरान दिखाई देते हैं, जो बच्चों में सबसे पहले उगने वाले दांत होते हैं, जो बैल में ऊपरी जबड़े में अनुपस्थित होते हैं, और जो हाथी में टस्क दिखाई देते हैं, वो ऊपरी जबड़े के ही ये दांत होते हैं। तो ये तो मुख्य रूप से कौन से होते हैं? इंसाइजर टीथ। और इनकी आकृति जो होती है वह फावड़े के आकार के होते हैं, चीसेल शेप के होते हैं। फावड़ा जैसा देखा है कि नहीं? फावड़े के आकार के होते हैं। इनका जो कार्य होता है वो पकड़ने का और काटने का कार्य करते हैं। पकड़ने और काटने का मुख्य रूप से ये कार्य करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। फिर दूसरा आता है कैनाइन टीथ आता है। कैनाइन टीथ की संख्या आप और हम लोगों में कितनी होती है? 4 होती है। ये सबसे नुकीले दांत होते हैं।
ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। मांसाहारी में सबसे अधिक विकसित दांत होते हैं और कस्तूरी जो मृग होता है, कस्तूरी मृग के ऊपरी जबड़े के दांत बाहर निकले रहते हैं, जिनको टस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टस्क के नाम से जाना जाता है। शाकाहारी जंतु गाय भैंस वगैरह जो होते हैं उनमें ये दांत नहीं पाया जाता। इस कारण से इन दोनों के बीच में एक गैप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खाली स्थान पाया जाता है। इस खाली स्थान को डायस्टेमा कहा जाता है। इस खाली स्थान को क्या कहा जाता है? डायस्टेमा के नाम से जाना जाता है। तो विशेष ध्यान रखना, डायस्टेमा कोई पूछता है तो क्या बताओगे कि शाकाहारी जंतु गाय भैंस में मुख्य रूप से कैनाइन जो टीथ होता है वो अनुपस्थित होता है। इसके कारण यह स्थान खाली रहता है और उसी खाली स्थान को डायस्टेमा के नाम से जाना जाता है। तो ये संख्या हुई। फिर आती है देखिए प्री मोलर और मोलर। तो प्री मोलर और मोलर को गालों का टीथ कहते हैं, चिक टीथ कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है और इनकी संख्या 12 होती है। यानी प्री मोलर की संख्या 8 और मोलर टीथ की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। गालों का टीथ कहा जाता है इनको, चिक टीथ कहा जाता है। भोजन को चबाने में सहायता करते हैं, भोजन को चबाने में ये मुख्य रूप से सहायता करते हैं। इसमें 1 या 2 रूट्स पाई जाती हैं, 1 या 2 रूट्स होती हैं, जबकि इसमें 2 या 3 रूट्स पाई जाती। इस वजह से ये जो दांत होते हैं इंसाइजर और कैनाइन की अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं। ये जो दांत होते हैं वो इंसाइजर और कैनाइन की अपेक्षा मुख्य रूप से अधिक मजबूत होते हैं। जो मोलर जो टीथ है, मोलर टीथ आपने देखा होगा, मोलर टीथ में एक इस प्रकार की प्लस आकृति की खांच पाई जाती। देखना जाके बेटा घर पे शीशे में अच्छी तरह से देख लेना, इस प्रकार की मुख्य रूप से खांच देखने को मोलर टीथ में मिलेगी। मोलर टीथ के बिल्कुल ऊपर सिरे वाले भाग पे देखोगे आ करके तो बिल्कुल लास्ट में प्लस शेप के मुख्य रूप से ग्रूव्स उसमें दिखाई देती है। तो ये हुआ आपका कौन सा? नंबर 1 टीथ। अब दांत गिन लो, 8 4 12, 8 20 और 12 32 हो गए, 32 दांत आपके। फिर आता है डाइफाइडोंट। डाई मतलब 2, फाई मतलब दंती, डाइफाइडोंट। तो यहां लिख दें थोड़ा सा बड़ा करके, द्विदंती। ऐसे दांत जो जीवन में 2 बार निकलते हो उनको द्विदंती दांत कहा जाता है। यानी एक बार निकलेंगे फिर गिर जाएंगे और फिर पुनः आ जाएंगे, फिर स्थायी बने रहेंगे। यदि इनको गिरा दिया गया तो विशेष ध्यान रखें ये जीवन में दूसरी बार नहीं उगेंगे, आपको बाहरी कृत्रिम दांत ही लगवाना पड़ेंगे। इनकी संख्या मनुष्य में मुख्य रूप से 20 होती है। यानी दूध के जो दांत होते हैं वही डाइफाइडोंट कहलाते हैं, वही डाइफाइडोंट कहलाते हैं। तो ये हुआ। फिर आता है तीसरे नंबर का मोनोफाइडोंट। ये भी स्तनधारियों में पाए जाते हैं, मोनोफाइडोंट भी स्तनधारियों में पाए जा रहे हैं। यानी एक दंती दांत जो जीवन में सिर्फ एक बार निकलते हैं, जीवन में एक बार निकलते। ऐसे दांतों की संख्या आप और हम लोगों में कितनी होती है? 20। और फॉर एग्जाम्पल आप और हम लोग तो हैं प्लेटिपस जंतु और इसके अलावा टूथेड जो भेल होती है, टूथेड जो भेल होती है उसमें भी मुख्य रूप से ये मोनोफाइडोंट ही पाए जाते हैं। अर्थात एक बार उगते हैं, द्वारा नहीं उगेंगे। तो विशेष ध्यान रखें भाई, इन दांतों को संभाल के जरूर रखें। तो ये फिर आता है पॉलीफाइडोंट। अगला कौन सा आता है? पॉलीफाइडोंट। यानी ये जो देखा होगा आपने मेढक देखा, तो मेढक में ये यानी बहुत बार, कई बार, मतलब गिरते रहे और उगते रहे, गिरते रहे और उगते रहे, उनको कहा जाता है पॉलीफाइडोंट के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका, देखिए 3 दांत में लिखने जा रहा हूं, थीकोडोंट, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट, गूनोडोंट और होमोडोंट। बेटा दांत और भी हैं, लेकिन मैंने जो महत्वपूर्ण है बता दिया। देखिए थीकोडोंटी,
ये जो मतलब तीनों जो ये टाइप्स जो बताए गए, ये हड्डियों में लगे रहने के आधार पर है। जबड़े में दांत ये किस प्रकार से लगे रहते हैं उस आधार पर है। तो ये तो आपको पता है कि जबड़े में दांत फंसे हुए रहते हैं, फंसे रहते हैं कि नहीं। जबड़े में जो हड्डियां पाई जाती, हड्डियों में एक गुहा होती है जिस गुहा को एल्वियोलस कहा जाता है, बोनी सॉकेट, यानी उसमें जो खांच होती है एल्वियोलस कहा जाता है। तो ये जबड़ा है, ये क्या है, जबड़ा है। ये जबड़े की ये गुहा है, हड्डियों की गुहा। तो इसको एल्वियोलस, जब इसमें दांत इस प्रकार से मजबूती से फंसा रहे तो ये थीकोडोंट यानी गर्तदंती दांत कहलाता है। कौन सा दांत कहलाता है, गर्तदंती। जब इस प्रकार से हड्डियों के ऊपर चिपका रहे, इस प्रकार से चिपका रहे हड्डियों को, देखिए बिल्कुल ऐसे चिपका रहे, तब इस दांत को कहते हैं एक्रोडोंट टीथ कहते हैं, एक्रोडोंट टीथ। यानी कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के जो टीथ होते हैं, एक्सेप्शंस मगरमच्छ को छोड़ दिया जाए क्योंकि मगरमच्छ ऊपर आ जाता है, आप और हम लोगों के समान है दांत उसमें। फिर आता है प्लीरोडोंट, यानी पार्श्व में दांत पाए जाते हैं इस प्रकार से, तो उन दांतों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, प्लीरोडोंट टीथ कहा जाता है। फिर आता है बोनोडोंट टीथ। तो बोनोडोंट यानी उनके जो सिरे जो होते हैं सर्कुलर होते हो, कस्प शेप में मुख्य रूप से होते हैं, तो उसको कहा जाता है बोनोडोंट टीथ। होमोडोंट टीथ यानी कि सभी दांत समान हो, सभी दांत समान हो, उनको कहा जाता है होमोडोंट टीथ के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल टूथेड भेल में ये, तो देख लीजिए कि यहाँ होमोडोंट टीथ था और ये हेटेरोडोंट टीथ था। तो हेटेरोडोंट को यहाँ चार भागों में बांट दिया, यहाँ एक जैसे ही दांत होते हैं। तो ये आपको क्या में पढ़ना है, आपको इतने सारे प्रकार पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो एक एक करके आप इन प्रकारों को अच्छे ढंग से तैयार कर लें। देखिए, तो अब इसके बाद आती है संख्या। क्या, संख्या भी देख लें। तो संख्या के लिए आपको सबसे पहले दंत सूत्र लिखना पड़ेगा, टीथ फॉर्मूला। ये मैथ वाला फॉर्मूला होता है ना, मैथ में इसी प्रकार के फॉर्मूला होते हैं। तो मैथ में कौन कौन से फॉर्मूला जैसे था, देखिए ऐसे लाइन खींचते हैं तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर इनटू 2। अब ये कहोगे सर इनटू 2 क्यों कर दिया, क्योंकि ऊपरी वाले जबड़े का आधा भाग लिखा हुआ है, निचले वाले जबड़े का आधा भाग लिखा हुआ, और दोनों साइड में भी इधर भी दांत होते, इधर भी दांत होते। इस वजह से अपन ने क्या कर दिया, इसको इनटू 2 कर दिया। अब इसके बाद जो दांत आएंगे वो दांत हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मानव में दांत देखते हैं। 6 माह में मानव में दांत निकलना शुरुआत होते हैं, 6 माह के बाद दांत आना शुरुआत हो जाते हैं, और लगभग 2.5 वर्ष तक या 3 वर्ष तक या 4 वर्ष तक या 5 वर्ष तक मुख्य रूप से ये दांत पूरे के पूरे निकल आते हैं। तो वो कौन से दांत होते हैं, यानी कि मैं लिख दूँ यहाँ 2.5 वर्ष के दांतों की संख्या जो लिख रहा हूँ वह देखिए। तो 2102 बटे 2102, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये ऊपर 10 और नीचे 10 इंटू 2 इक्वल 20। यानी कि जो 2.5 वर्ष से 6 वर्ष के बीच का जो समय होता है उसमें जो दांत निकलते हैं वो कितने निकल आते हैं, 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं। इन दांतों में मुख्य रूप से ये वाला जो दांत है आप देख लें, ये वाला दांत अनुपस्थित है। ये वाला दांत कैसा है, अनुपस्थित होता है। तो विशेष ध्यान रखें, प्रीमोलर टीथ मुख्य रूप से इनमें अनुपस्थित होता है। और एक जो अक्कल दाढ़ जो आती है, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में, अक्कल दाढ़ भी मुख्य रूप से इनमें नहीं पाई जाती। तो एक मोलर टीथ भी यहाँ अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो पहले ये दांत, इनको दूध के दांत भी कहा जाता है, डाइफाइडोंट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि एक बार उगते हैं फिर गिर जाते हैं फिर दूसरी बार उगते हैं, इस वजह से इनको डाइफाइडोंट कहा जाता है। फिर आप देखते हैं कि 17 ईयर्स पर, 17 वर्ष में कौन से दांत होते हैं, फॉर्मूला। ये पूरे के पूरे दांत आ गए भैया, ये देख लो, बराबर गिन लो कितने होते, ऊपर 14 होंगे नीचे 14 होंगे, बराबर 28, यानी 2 1 3 6 7 7, ठीक। तो मतलब यहाँ 7 लिख दें पहले, फिर 7, और फिर ये पूरे रूप में लिखना 2
तो बराबर 28 ऐसे लिख दे, मैंने डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन आप जिस प्रकार से चल रहे हैं उसी प्रकार से चलें। 28 से 24 वर्ष के बीच में, 28 से 24 वर्ष के बीच में 21, 23 यानी कि 2 1 3 और 2 5 और 3 8 ऊपर और 8 नीचे इंटू 2, 8 और 8 16, 16 दूनी 32, तो 32 दांत आप और हम लोगों में आ गए। तो देखें कि इसमें तो ये वाले दांत नहीं थे, यहाँ उगाए ये वाले दांत उगाए 17 वर्ष में। अब 18 से 24 वर्ष में दांत उगेंगे तो एक एक ये दांत आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया। तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से क्या कह दिया कि ये जो दांत एक एक होगा इसी को अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ कहा था। लास्ट मोलर टीथ इज कॉल्ड विजडम टीथ, लास्ट मोलर टीथ इज कॉल्ड विजडम टीथ। तो अक्कल आ गई, 18 से 24 वर्ष के बीच में उगेगा। तो उगेगा तब आपको एहसास हो जाएगा, दर्द होगा। क्या होगा बेटा? दर्द होगा। तो ये आप और हम लोगों में दांतों की संख्या है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला फॉर्मूला। तो आप ध्यान रखें एग्जाम के दृष्टिकोण से। वैसे तो तीनों ही फॉर्मूला अपने आप में महत्व रखते हैं, तो तीनों को ही ध्यान में रखना है। अब आता है कि विभिन्न जंतुओं में मुख्य रूप से दांतों की अलग अलग संख्या, थोड़ा सा कंपटीशन के दृष्टिकोण से कौन कौन से दांत पाए जाते हैं। जैसे अमेरिकन कंगारू आपने सुना होगा। क्या अमेरिकन कंगारू आपने सुना है कि नहीं सुना है? तो इसमें 51 34 बटे 41 34 बराबर गिने और उसमें गुणा कर दें 2 का, संख्या लिख दें। देखो 5 1 6 और 3 9 4 13 4 1 5 और 3 8 और 4 12 12 और 13 25 25 दूनी 50। ये दांत हो गए। अमेरिकन कंगारू में कितने दांत पाए जाते बेटा? 50 दांत पाए जाते हैं। अमेरिकन कंगारू में कितने दांत होते? 50। यानी कि इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, सबसे अधिक संख्या में दांत इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब घोड़ा जानते हैं, गधा जानते हैं और सुअर आपने सुना ही होगा। तो इसमें जो दांत होते हैं वो 31 3143 3143। तो जरा गिने 3 1 4 4 और 4 8 और 3 11, ऊपर 11 तो नीचे भी 11 इंटू 2 11 दूनी बाई दूनी 44। तो ये दांत कितने हो गए? घोड़ा है, गधा है, सुअर, तो इनमें जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी मुख्य रूप से होती है? 44 होती है। इसमें दांतों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। फिर देख लें गाय, बकरी और भेड़। गाय, बकरी एवं भेड़ में मुख्य रूप से जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 0033 0033 मुख्य रूप से। फिर 3123 लगा लीजिए, गुणा नहीं, फॉर्मूले के हिसाब से चलें। 3 और 3 6 ऊपर, 3 1 4 4 और 2 6 और 3 9 9 6 15। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 15 दूनी 30। तो इस प्रकार से दांतों की संख्या मुख्य रूप से गाय, बकरी, भेड़ में कितनी होती है बेटा? 30 संख्या होती है। कितनी होती संख्या? 30 होती है। अब ले लें खरगोश की। क्या? खरगोश की संख्या ले लें, ठीक है बेटा। तो खरगोश में संख्या जो होती है वो 2033 और 1023। तो देखें कैसे मुख्य रूप से हो गई आपकी ये खरगोश की संख्या। तो 2 3 5 और 3 8, ऊपर 8 लिख दी जाए, 3 3 6, तो नीचे 6 लिख दी जाए। 8 और 6 14 इंटू 2 इक्वल 14 दूनी 28। 28 टीथ पाए जाते हैं खरगोश में। कितने टीथ पाए जाते हैं? फिर रैट ले लें, चूहा। तो चूहा में जो दांत होते हैं 1003 बराबर 3 4 और नीचे 4 इंटू 2 इक्वल कितने हो गए? 4 दूनी 8 8 दूनी 16। यानी चूहे में कितने दांत पाए जाते हैं बेटा?
16 टीथ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 16 टीथ पाए जाते हैं। तो ये तो सबसे अधिक हो गए थे, ये वाला फॉर्मूला सबसे अधिक हुआ था। सबसे अधिक दांत बिल्कुल ध्यान में रख लें। एक कम दांत का ले लें, हाथी का। किसका ले लें? हाथी में मुख्य रूप से दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये देखें, ये और ये देख लें। तो 3 और 1 4 और 3 7। तो 4 और 3 7, 7 इंटू 2 बराबर 14। तो विशेष ध्यान रख लें, हाथी में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? ये फॉर्मूला है। तो आप और रखें या ना रखें, अपने दांतों की संख्या का फॉर्मूला जरूर रखें, और फिर यहाँ हाथी और अमेरिकन के कंगारू दांतों की संख्या अवश्य रखें। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से दांतों की संख्या होती है। तो इतने मुख्य रूप से फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, जो मैंने कॉम्पिटिशन के दृष्टिकोण से सिर्फ जो महत्व बताए वही होते हैं। अब आता है यहाँ जो पोर्शन मैंने बताया था आपको, तो देखते हैं। देखिए, दांत की संरचना अब बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपके सामने दांत की संरचना बनी हुई है। देखें, तो ये जो दांत है 3 भागों में इसको बांटा जाता है। दांत को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा, ऊपर क्राउन, यानी इसको शिखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिखर। और ये आपका नेक कहलाता है, यानी गर्दन वाला भाग। और ये वाला जो भाग है वह क्या कहलाता है? रूट, यानी जड़ वाला भाग कहलाता है। तो 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले ये 3 भाग दिखाई देते हैं। हंसने के दौरान जो भाग अपने को दिखाई देता है वह क्राउन या शिखर कहलाता है। वह क्या कहलाता है? क्राउन या शिखर, यानी मसूड़ों के ऊपर वाला जो भाग है, मसूड़ों के ऊपर वाला जो भाग है वही भाग क्या कहलाता है? क्राउन या शिखर कहलाता है। मसूड़ों में जो दबा होता है, मसूड़ों में जो दबा होता है उसको मुख्य रूप से क्या कहते हैं? नेक वाला भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहा जाता है? नेक वाला भाग करते हैं, गर्दन वाला भाग कहते हैं। और हड्डियों की जो सॉकेट, जबड़ों के जो हड्डी वाले जो भाग होते हैं, इनमें जो जड़ दबा हुआ रहता है, फंसा रहता है, उसको रूट या जड़ कहा जाता है। तो एक एक करके आप और हम लोग भाग देखेंगे। तो सबसे पहले शिखर, क्राउन, यानी सफेद भाग जो अपने को हंसने के दौरान दिखाई देता है वही भाग शिखर कहलाता है या क्राउन कहलाता है। पहली चीज जो दी है, क्लियर? हाँ, इसके ऊपर एक बहुत मजबूत पदार्थ की, मतलब हड्डियों से भी अधिक मजबूत पदार्थ होता है जिसको इनेमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनेमल की एक परत चढ़ी रहती है। यह पदार्थ जो होता है वो एमाइलोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इनेमल पदार्थ की जो परत चढ़ी रहती है, इसके कारण ही दांत मजबूत होते हैं, चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं। और विशेष ध्यान दें कि ये किसके द्वारा स्रावित पदार्थ है? एमाइलोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित पदार्थ होता है। यह अधिक हड्डियों से अधिक मजबूत क्यों है? क्योंकि इसमें 93% इनऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, यानी अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। पहला भाग आपका कौन सा होता है? क्राउन या शिखर। दूसरा भाग आता है नेक या गर्दन, यानी कि अपने मसूड़े के बीच में जो दबा भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? नेक या गर्दन कहा जाता है। तो ये देखिए, ये गम्स में मुख्य रूप से दबा हुआ भाग है। देख रहे हैं? ये वाला भाग जो है गम्स में दबा हुआ वाला भाग है। तो इस वजह से इनको क्या कह दिया? देखिए, कहीं लिखा, ये लिखा है गम्स या मसूड़े में दबे हुए भाग को क्या कहा जाता है? नेक या गर्दन कहा जाता है। ये जो दांत और मसूड़ों के बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान रहेगा, दांत और मसूड़ों के बीच में कुछ ना खाली स्थान रहेगा, तो स्वाभाविक है उस स्थान पर प्रोटोजुअन्स कुछ पाए जाते हैं। यदि पायरिया बीमारी होती है तो पायरिया बीमारी जिसमें होगी तो उसमें मुख्य रूप से कुछ प्रोटोजुअन्स गम और दांत के बीच में पाए जाते हैं। वो प्रोटोजुअन्स कौन है? ट्राइकोमोनास बक्केलिस और एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ये पायरिया रोग उत्पन्न करते हैं। ये पायरिया रोग कोई पूछे कि कौन उत्पन्न करता है, तो एंट अमीबा जिंजीवेलिस करता है, ट्राइकोमोनास बक्केलिस करते हैं। ये प्रोटोजुअन्स होते हैं, प्रोटोजुअन्स हैं ये। लेकिन उसी स्थिति में पाए जाएंगे जब पायरिया रोग होता है। और पायरिया रोग की सबसे अच्छी पहचान है दांत पीले पड़ जाते हैं, खुरदरे पड़ जाते हैं और व्यक्ति आपके बगल में बैठ नहीं पाता, यानी बहुत ही
बेकार बदबू आती है, आप तुरंत वहाँ से उठ लोगे। तो वह जो बीमारी है वह कौन सी? पायरिया बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? पायरिया बीमारी मुख्य रूप से होती है। तो ये आपका कौन सा भाग होता है? नेक या गर्दन वाले, जिससे ध्यान रख लेना। एंट अमीबा जिंजीवेलिस और ट्राइकोमोनास बक्केलिस अपने मसूड़े, मतलब ये जो गम्स होते हैं मसूड़े और दांतों के बीच में पाए जाने, लेकिन पाए उसी स्थिति में जाएगा जब पायरिया रोग होगा। जब कौन सा रोग होगा? पायरिया रोग होगा। फिर इसके बाद आता है जड़ और रूट वाला भाग। देखिए जड़ और रूट, जड़ मुख्य रूप से उस किस में फंसी है? हड्डी वाले भाग में फंसी हुई है। तो जिसको क्या कहा गया? एल्वियोलस। देखिए तो जो बोन, ये लिखा है जबड़े का सॉकेट, जॉ सॉकेट, हड्डियों का जो सॉकेट होता है उसमें मुख्य रूप से ये जड़ वाला भाग फंसा हुआ रहता है, ये फंसा हुआ है। अब इसकी जो कैविटी होती है, इसकी जो गुहा होती है, उस गुहा को एल्वियोलस कैविटी कहा जाता है। उस एल्वियोलस कैविटी में जड़ फंसी हुई रहती है। तो कैसे फंसी रहती है? तो देखिए इसके बीच की बिल्कुल जो गुहा होती है, इस गुहा को पल्प कैविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्प कैविटी कहा जाता है। पल्प कैविटी के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है। ये देखिए ये पाई जा रही है, इसको ओडेंटोब्लास्ट लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडेंटोब्लास्ट। पल्प कैविटी के ऊपर पाई जाने वाली लेयर को ओडेंटोब्लास्ट लेयर कहते हैं। ये ओडेंटोब्लास्ट लेयर जो होती है यह दो पदार्थ स्रावित करती है। एक तो मुख्य रूप से डेंटाइन स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? डेंटाइन स्रावित करती है। और दूसरा सीमेंट वाला भाग स्रावित करती है। सीमेंट की वजह से दांत की जो जड़ होती है वह सॉकेट में, वह एल्वियोलस गुहा में अच्छी तरह मजबूती से फंसी रहती है। ये तो मुख्य रूप से क्या कार्य, किसका कार्य बताया मैंने? सीमेंट का कार्य बताया। डेंटाइन जो होता है वो दांतों की वृद्धि करने का कार्य करता है। डेंटाइन मुख्य रूप से क्या करता है? दांतों की वृद्धि करने का कार्य करता है। तो ये देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कौन सा कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। इसके बीच में जो गुहा पाई जाती है जिसको मैंने पल्प कैविटी कहा, इस पल्प कैविटी में रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाएं, रुधिर वाहिनियां और तंत्रिका और एरियोलर ऊतक का मटेरियल भरा रहता है, जिसको पल्प, जिसको क्या कहते हैं? पल्प या लुगदी के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पल्प या लुगदी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सीमेंट, ये वाला भाग ब्लैक कलर का, मजबूती से मैं जोड़ रहा हूँ एल्वियोलस कैविटी में। देखिए ये कैविटी लिखी है, ये वाली ये कैविटी एल्वियोलस कैविटी। एल्वियोलस कैविटी के बीच में ये लाल लाइन खींची है और लाल लाइन के बगल से ब्लैक लाइन है। तो ब्लैक लाइन किसकी कही? सीमेंट की, जो किसके द्वारा स्रावित हो रही थी? ओडेंटोब्लास्ट लेयर के द्वारा, यानी मजबूती प्रदान कर रही है जड़ को। इस सीमेंट और एल्वियोलस गुहा के बीच में एक रेड कलर का मैंने लाइन बनाई है, जिसको पेरिडोंटल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिडोंटल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह भी मुख्य रूप से इस दांत की जड़ को उस गुहा में मजबूती बनाए रखने का कार्य करता है। ये मुख्य रूप से क्या होती? जड़। जड़ के निचले वाले भाग से, जड़ के निचले वाले भाग पर एक छिद्र पाया जाता है, जिस छिद्र को एपिकल फोरामेन कहते हैं। इस छिद्र को क्या कहा जाता है? जड़ के बिल्कुल सिरे पर देखना नीचे एक छिद्र पाया जाता है, जिस छिद्र को एपिकल फोरामेन कहा जाता है। एपिकल फोरामेन। इस एपिकल फोरामेन से मुख्य रूप से दो चीजें प्रवेश करती हैं। देखिए एक तो रेड प्रवेश करती दिखाई, एक ब्लू कलर की। तो ये जो रेड कलर की मुख्य रूप से होती है, इसी को क्या कहा गया था? ब्लड वेसल्स। और जो ब्लू कलर की जो थी, ये देखें, ये ब्लू कलर की जो थी, इसको अपन ने क्या कह दिया? नर्व। क्या कह दिया? नर्व कहा, यानी तंत्रिका। अब स्वाभाविक ये है कि एपिकल फोरामेन छिद्र बंद हो जाए तो दांतों की वृद्धि रुक जाती है। और यदि एपिकल फोरामेन छिद्र जिन जंतुओं में खुला रहता है, जैसे गिलहरी है, गिलहरी जो है ये मुख्य रूप से इनमें ये छिद्र खुला रहता है, इसके कारण जीवन, चूहों में भी, गिलहरी, चूहे वगैरह हैं, इनमें जीवन भर दांत बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दांत यदि बढ़ते नहीं तो ये कुतरने वाले नेचर के होते हैं, ये कुतरने वाले नेचर के होते हैं। इस वजह से मुख्य रूप से दांत, ये एपिकल फोरामेन मुख्य रूप से गुहा, चूहे वगैरह हैं, गिलहरी वगैरह हैं, इनमें मुख्य रूप से ये जीवन भर बंद नहीं होते। जबकि आप और हम लोगों में, जहाँ दांतों की, विशेष दूसरे तरीके से मैं पढ़ा दूं, जहाँ दांतों की लंबाई नहीं बढ़नी है उनमें ये छिद्र बंद हो जाता है। जैसा कि आप और हम लोगों में ये छिद्र बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो स्वाभाविक है कि इसको भोजन नहीं मिलेगा, ओडेंटोब्लास्ट लेयर को, ओडेंटोब्लास्ट लेयर को भोजन नहीं मिलेगा तो डेंटाइन स्रावित नहीं होगा। जब डेंटाइन स्रावित नहीं होगा तो दांतों की वृद्धि नहीं होगी।
अभी मैंने कहा था कि ओडोंटोब्लास्ट लेयर 2 पदार्थ साबित करती है, डेंटाइट प्लस सीमेंट, सीमेंट तो मजबूती प्रदान कर दिया, तो दांत तो जुड़ा हुआ मजबूती से। लेकिन वृद्धि कब हो रही है? वृद्धि कब हो रही है? ओडोंटोब्लास्ट लेयर के द्वारा पदार्थ साबित होता है, तो इस वजह से दांतों की वृद्धि होती चली जाती है। लेकिन ये छिद्र बंद हो गया, ये छिद्र बंद हो गया, तो उस वजह से दांतों की वृद्धि रुक जाती है। और आप और हम लोगों में ऐसा ही होता है। यदि कोई आपसे प्रश्न कर दे कि सर गिलहरी में, चूहों में ये जीवन भर क्यों खुला रहता है, क्यों? क्योंकि उनके जो दांत की प्रकृति होती है वो घिसने वाले प्रकृति की होती है। इस वजह से दांत, नहीं तो दांत ही गायब हो जाएंगे। इस वजह से वह एपिकल फोरामेन छिद्र खुला रहता है। बंद होगा तो रुधिर वाहिनियों पर प्रेशर पड़ेगा, और रुधिर वाहिनियों पर प्रेशर पड़ेगा तो भोजन की सप्लाई यानी यहाँ बंद हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल करके मैं बता देता हूँ। एक घर पे अपने होल कर ले दीवार में, और दीवार में एक करंट का तार डाल दें, एक पानी का पाइप डाल दें। दोनों बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। एक करंट का तार डाला, एक पानी का पाइप डाला, तो वहाँ क्या देखोगे? फिर उसको अच्छे ढंग से बंद कर दे, बिल्कुल पिचका के बंद कर दे, तो क्या देखोगे? पानी का जो पाइप था वह पाइप पिचक गया, यानी पानी उधर जाना बंद हो गया। लेकिन करंट का तार है, इधर करंट लगाओगे तो उधर जाएगा। तो वही कंडीशन है कि यहाँ ब्लड वेसल्स तो बिल्कुल ये हो गई, तो यानी कि लंबाई दांतों की वृद्धि बंद हो गई। लेकिन टचिंग, आप दांत को टच करते हैं तो आपको एहसास होता है, यानी कि ये नर्व पाई जाती हैं, नर्व पाई जाती हैं, जिनके कारण आपको सेंसेशन, संवेदना प्राप्त होती हैं। तो बेटा इतना आप लोगों को दांत की संरचना यानी दांत के बारे में मुख्य रूप से इतना पढ़ना है। तो अपना कौन कौन से भाग हो गए बक्कल कैविटी में? फर्स्ट पार्ट पैलेट, सेकंड टंग, और थर्ड पार्ट जो आता है टीथ, और फोर्थ नंबर का यानी 7 नंबर का जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको सैलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि पढ़ाऊंगा। ठीक।